दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 4 मेजर जो प्राइवेट बैंक्स है यानी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस बैंक, इनमें से किस बैंक का शेयर आपको लेना चाहिए। फिर उसके पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है डिसीजन लेने के पहले। तब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़िया बैंक का नाम बताने के अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि बाकी 3 बैंक में भी आप किस रेशियो से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी भी मैं आपको पूरा दूंगा। दोस्तों, कोई भी बैंक का शेयर लेने के पहले एक चीज आपको देखना बहुत जरूरी है और वो है एनपीए रेशियो क्या है उस बैंक का। देखिए, ये आपको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको नेट में, ये देखे बिना आप कोई भी बैंक का शेयर मत लीजिएगा। अब एनपीए क्या हुआ, वो भी नेट एनपीए नॉट ग्रॉस एनपीए। देखिए, एनपीए हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसिकली सीधे शब्दों में बैड लोन, मतलब जो पैसा नहीं आने वाला है। मतलब सपोज किसी को मैंने 100 रुपए दिया और केवल उसके 40 रुपए आए और 60 रुपए मुझे लगता है कि आने का चांसेस बहुत कम है, तो वो 60 रुपए मेरे लिए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, एनपीए हो गया। पर वो ग्रॉस एनपीए हुआ, नेट एनपीए नहीं हुआ। और दोस्तों, नेट एनपीए मतलब हो गया कि ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग। अब प्रोविजनिंग क्या हुआ, मतलब क्या, सपोज टोटल अमाउंट ऑफ लोन जो बैंक ने वो 1000 रुपए है और उसमें बैंक को लगा कि भाई इसमें से 100 रुपए तो मेरे आने का चांस कम है, कि 100 रुपए अलग से रख देता है अपना प्रॉफिट से निकाल के कि अगर बाई चांस वो 100 रुपए का बैड लोन होता है मेरा, तो उस वो रुपए जो मेरे काम आ जाएंगे। तो क्या प्रॉफिट से निकाल के करता है, उसको बोलते हैं पीसीआर रेशियो। 70% के ऊपर का पीसीआर रेशियो तो अच्छा रहता है, तो जनरली प्रेफर करता है, गवर्नमेंट भी देखती है कि बैंक अगर 70% के ऊपर रेशियो हो ऑफ द प्रॉफिट्स जो अलग से वो कर रखा है प्रोविजनिंग और बैड लोन्स, तो सही है, बैंक सेफ है। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है कि पीसीआर रेशियो भी ठीक हो। वेल, अगर आपको नहीं भी दिखता है एनपीए, तो जरूर देखिए वो भी नेट एनपीए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेट एनपीए से आइडिया लग जाता है कि कितना प्रोविजनिंग भी वो किया है फ्रॉम हिज ग्रॉस एनपीए। और दोस्तों, तीसरा है कासा यानी करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स का रेशियो। अब कासा रेशियो मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपके जो करंट और सेविंग्स अकाउंट्स में जितने भी पैसे आपके इकट्ठे हुए ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, उसका परसेंटेज जितना हाई होगा उतना बेटर है बैंक के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे जितने भी पैसे जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में रहता है, देखिए करंट अकाउंट में तो अब तक को कुछ इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में भी जो इंटरेस्ट बैंक देती है वो काफी कम रहती है देन द मनी दो लोग बोरो करते हैं आरबीआई से। इसलिए जिस बैंक का रेशियो अच्छा होता है, मतलब कि डेफिनेटली उनके सेविंग्स और करंट अकाउंट के पैसे बेसी है, जिसमें उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब अगर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब दोस्तों, जिस बैंक का नाम मैं आपके सामने लेने वाला हूँ, उस बैंक का कासा रेशियो काफी हाई है, माने कि उसको कम इंटरेस्ट में उसको अच्छा खासा डिपॉजिट मिल जा रहा है, यानी कि उसका सेविंग्स करंट का रेशियो काफी हाई है, अच्छे खासा पैसा मिलता है उसको सेविंग्स और करंट अकाउंट में। तो इससे क्या होता है ना कि आप वो जब लोन देता भी है तो कम इंटरेस्ट में दे पाता है, कि उसको कम इंटरेस्ट में उसको पैसा आ भी रहा है उसके पास। तो इससे क्या हो रहा है, उसको ए प्लस कस्टमर्स मिलते हैं, सबसे टॉप लेवल कस्टमर्स। वो जो ए प्लस कस्टमर्स है वो लोग सबसे पहले इस बैंक को अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियसली अच्छे कस्टमर्स है, तो चाहेंगे सबसे कम इंटरेस्ट में उनको पैसा मिले और ये बैंक उनको दे पाती है। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि इस बैंक को ए प्लस कस्टमर्स मिलते हैं, तो जो बी लेवल कस्टमर्स या सी वाले वो लोग जब इस बैंक को अप्रोच करते हैं तो बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देती है, क्योंकि इस बैंक का इतना स्ट्रिक्ट है नॉर्म्स कि वो जो बी क्लास वाले या सी क्लास वाले वो लोग उस नॉर्म्स के आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो उनको कहना कि ये बैंक से छोड़ के दूसरे बैंक्स में जाना पड़ता है, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब ऑब्वियसली अगर दूसरे बैंक्स में जाएंगे तो वो ए प्लस तो नहीं है, वो बी वाले सी कैटेगरी वाले हैं, तो उनका जो है वो चांसेस ऑफ बैड लोन इज हायर कंपेयर टू ए लेवल कस्टमर्स। वो तो आप समझते ही हैं। इसलिए बहुत बड़ा एक और फैक्टर है कि इस बैंक का शेयर लेना, कि आप एकदम आराम से ले सकते, कोई चिंता नहीं है। अगर इसके एनपीएस भी बढ़ जाते, आपको पता है कि इनके पास ए प्लस कस्टमर्स है और एनपीएस उतने बढ़ेंगे नहीं क्योंकि अच्छे कस्टमर्स है। दूसरा, इस बैंक के पास बहुत डिपॉजिट है, इतना डिपॉजिट और इतना भयंकर प्रोविजन कर रखा है कि अगर इसके बैलेंस बढ़ भी जाते तो ये आराम से उसका भरपाई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेफ साइड में है। देखिए दोस्तों, अभी तो इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है और ये बैंक्स लोग का भी एक्चुअली ये मॉरेटोरियम के साथ अपने को पता नहीं लग रहा कि कितना हाई इनके एनपीएस है। वेल, जनरली क्या है कि 3% के ऊपर एनपीए होना थोड़ा रिस्की रहता है, और अभी तो फिलहाल बैंक्स लोग का ग्रॉस एनपीएस इज मच हायर, बोलते हैं कि 12-13% तो मामूली बात होना। इसलिए आज के दिन अच्छा बैंक का शेयर लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर क्या होगा ना कि अगर थोड़ा भी आपका इन्वेस्टमेंट गड़बड़ हो, जब आप सही बैंक का शेयर नहीं लोगे तो जब मार्केट गिरेगा तो इतना जबरदस्त रूप में वो बैंक का शेयर गिरेगा कि आप उसको बेचना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वेल, ये 4 बैंक तो सेफ है, पर क्या है कि 4 बैंक में भी ये बैंक जो है ना, ये अगर गिरता भी है तो उतना जोर तेजी से नहीं गिरेगी जितने और बैंक के शेयर्स गिरेंगे। अब दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द कैपिटल एडुकेसी रेशियो। ये भी बहुत सही होना जरूरी है, मतलब 9% के ऊपर होना जरूरी है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब येस बैंक का क्या हुआ,
9% के नीचे चला गया था। इसलिए उनको ये एफपीओ निकालना पड़ा कि उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो उसको भरपाई कर पाए। एनीवे, अब यस बैंक का पोजीशन ठीक है, पर ऐसा बात नहीं कि यस बैंक एकदम आराम से आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी उसका हाल तो खस्ता ही है, इसलिए शेयर का दाम भी कम है। पर अब ये कहने को जो डेंजरस पोजीशन था, बहुत रिस्की पोजीशन था, उससे तो एटलीस्ट निकल आया। बट ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है यस बैंक में, अभी भी रिस्क है। एनीवे, यस बैंक का तो मैं एक पूरा अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि भी आपको करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया बैंक का नाम लेने का, और वो है HDFC बैंक। वेल, HDFC बैंक, अब आपको समझ में आना कि क्यों लोग प्रेफर करते हैं, क्यों ये निफ्टी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर है। मैनेजमेंट भी HDFC का ए क्लास है। वेल देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी जो है ICICI, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक ये खराब बैंक है, ये सब भी बहुत अच्छे बैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अब अपने बात करें कि बाकी बैंक में अपने को किस हिसाब से रुपए लगाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने सबसे बेसी रुपए तो HDFC में लगाना है, ये तो क्लियर है। तो अगर अपने को 100 रुपए इन्वेस्ट करने हो तो 50 रुपए HDFC में लगाइए, बाकी 20 रुपए ICICI में, 20 रुपए कोटक में। तो टोटल 100 रुपए में से 50 HDFC, 20 ICICI, 20 कोटक, 90 रुपए गए। बाकी 10 रुपया जो है वो आप एक्सिस बैंक में लगाइए। तो इस रेशियो से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अपना बाकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आगे पीछे कर सकते हैं, पर ब्रॉडर फॉर्मेट इस रेशियो के हिसाब से आप यूज करके निवेश कर सकते हैं इन बाकी बैंक्स में। अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि एनपीएस एक्चुअली तब काउंट होता है उन लोन्स का जो, जैसे किसी को आपने 100 रुपए दिए और वो डेट है सपोज 20 जुलाई। अब 20 जुलाई के 3 महीने बाद अगर वो नहीं चुका पाता है तब वो एनपीए में काउंट होता है, उसके पहले नहीं। अब सबसे प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाता है कि एनपीए समझना भी बहुत मुश्किल है। देखिए, अपने को लगता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि इनके एनपीएस कितने हैं, पर वो एक्चुअली पूरा क्लियरली पता लगता नहीं है, क्योंकि बैंक्स लोग आराम से अपने एनपीएस छुपा सकती है। अब मैं बताता हूँ कैसे, बहुत ईजी है। होता क्या है कि सपोज कि उसने किसी ए पर्सन को लोन दिया बैंक ने। अब उसने सपोज ए पर्सन को 100 रुपया लोन दिया। अब वो चुका नहीं पा रहे, वो 40 रुपया चुकाया और 60 रुपया चुका नहीं पा रहे। तो बैंक क्या बोलती है उसको कि ठीक है, तुम्हारा तो कंपनी है, उस कंपनी के नाम से हम तुमको लोन दे देते हैं। अब वो कंपनी के नाम से वापस कंपनी को 100 रुपया लोन देती है, वो कंपनी के वो आदमी को देती है लोन, और वो आदमी बैंक को चुका देती है। अब वो आदमी बैंक को चुका दे तो आदमी का जो लोन तो चुक गया बैंक को। इसलिए क्या है, बैंक इस तरह से ये रूट लेती है कि देखे कि भाई वो आदमी चुका नहीं पा रहा है, 40 रुपए चुका है, 60 रुपए चुका नहीं पा रहे, उसका कंपनी को दे दिया, कंपनी उसको दे दिया आदमी को, और आदमी दे दिया, तो उसका आदमी का तो लोन चुक गया ना बैंक को। अब कंपनी का नया लोन शुरू हो गया, अब वहां 3 महीने और निकलेंगे, उसके बाद वापस कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी बैंक को, बैंक की रास्ता दिखाती है इनफैक्ट क्लाइंट्स को। इसलिए बहुत मुश्किल है कि किस लेवल तक एनपीएस है बैंक्स के। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स का कोई शेयर लेते हैं तो अच्छा क्वालिटी शेयर लिया करिए, अच्छे बैंक्स के, अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, अच्छे एनबीएफसीज का लिया करिए। नहीं तो क्या ना कि आपको बहुत मुश्किल है जानना कि उनका क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है बैंक्स का, बहुत डिफिकल्ट है। क्या आप देखें ना, इस बैंक का क्या हाल हुआ था, 400 रुपए तक शेयर उसका प्राइस गया था, और आज के दिन 50 रुपये तक, इनफैक्ट 5 रुपये नीचे तक चला गया था। वेल, ये सब बैंक्स का ऐसा हाल तो नहीं है कि इतना बुरा हाल नहीं होने वाला है, पर डेफिनेटली शेयर प्राइस तो बहुत मेजरली ड्रॉप हो सकता है, 50% नीचे जा सकता है, 70% तक भी नीचे जा सकता है, बड़ा बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक से एटलीस्ट ये तो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% तक तो नीचे जाने का चांसेस कम है। देखिए, कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, पर इसका प्रोबेबिलिटी काफी कम है कंपेयर टू द अदर बैंक्स। इसलिए ये सेफ बैंक आज के दिन, और आज के दिन सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इकोनॉमी और ये बैंक्स लोग का हाल बहुत खराब है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा सेफ रहे, आप जितना लगाएं पैसा उससे कम नहीं हो जाए दाम, आप जिस प्राइस में शेयर खरीदे हैं उससे कहीं बहुत मेजर गिरावट नहीं हो जाए, तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगा, कैपिटल का नुकसान हो जाएगा, उसको सेफ रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फ्यूचर में भी मैं इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।